Hello friends, in the previous class we have discussed the classification of on the basis of legality. मतलब कि मुद्रा के लीगलिटी के ऊपर में कि कौन से मनी कितना लीगल है, क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि we have already discussed about legal tender money. लीगल टेंडर मनी, इसमें हमने बताया था कि ये लीगल टेंडर मनी किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है आरबीआई, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और वो सेंट्रल बैंक जो मनी पब्लिक सर्कुलेशन के लिए, वाइड सर्कुलेशन के लिए कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसको हम मॉनेटरी अथॉरिटी भी कह सकते हैं, मतलब कि हमारे देश का रिजर्व बैंक को हम मॉनेटरी अथॉरिटी भी कह सकते हैं या फिर उसे हम सेंट्रल बैंक के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत की केंद्रीय बैंक किससे कहा जाता है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। मतलब कि मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड हर एक स्टेप्स, हर एक नीति पॉलिसी बनाने का जो मोनोपोली है, जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो भारत के रिजर्व बैंक को होता है। बहुत सारे बाकी के बहुत सारे बैंक्स हैं, बट द मॉनेटरी अथॉरिटी इज कॉल्ड आरबीआई इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसे अब सेंट्रल बैंक के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न जनरली होता है कि भारत का कि केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, मीन्स की विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड आरबीआई। तो यही आरबीआई क्या करती है, लीगल टेंडर मनी को इश्यू करती है, और इस मनी को जारी करने के लिए रिजर्व बैंक जो भी बहुत सारे जो उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कुछ सिस्टम्स होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। इससे मैं अगले वीडियो में ये बात करूंगा जब आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग डील कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक, और आप लोग भी इस चीज को जान लें, रिजर्व बैंक नए नोट को जारी करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करती है, और वो सिस्टम होता है MRS यानी मिनिमम, MRS यानी इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी आप इसे हिंदी में कह सकते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। क्या कहेंगे, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो हम लोग ये बात करेंगे जब आरबीआई के ऊपर में, जब टू दी पॉइंट, जब आरबीआई टॉपिक पे बात करेंगे तो। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको जान लेना चाहिए ताकि हम लोग रिवीजन कर लें और बेहतर से बेहतर हम जानकारी रखें रिजर्व बैंक के बारे में और हमारे देश में जो मनी है उनके बारे में भी। तो देखिएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत रिजर्व बैंक नए मुद्रा को जारी करती है, और इसके अंदर में रिजर्व बैंक कभी भी किसी भी वक्त नए नोट को जारी करने के लिए 200 करोड़ रुपए के एसेट्स, कितना, 200 करोड़ रुपए एसेट्स को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। 200 करोड़ का एसेट आरबीआई को अपने रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है नए नोट को जारी करने के लिए। इस 200 करोड़ के एसेट्स में अलग अलग, मतलब कि 115 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ 115 करोड़ रुपीस गोल्ड रखना पड़ता है, प्राइमरी गोल्ड, जिसे हम प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। इतने के मूल्य का, यानी 115 करोड़ रुपए के मूल्य का प्राइमरी गोल्ड आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है नए नोट को जारी करने के लिए। इसके अलावे इसके साथ 85 करोड़ रुपीस का फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। फॉरेक्स मीन्स विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज,
It means the RBI has to keep 100, 200, 115 crore rupees worth primary gold plus 85 crore rupees worth फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी। तभी रिजर्व बैंक नए नोट को जारी करेगा और इस नोट को हम लोग लीगल टेंडर मनी कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था। ये लीगली तौर पर हमारे देश में उसको मान्यता मिलता है कि ये लीगली रूप से चलेगा, ये नोट या सिक्के चलेंगे और नोबडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट। मतलब कि कोई भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये हमारा जो कानूनी रूप से ये बात वैध मुद्रा है और यही हमारे देश में लेन देन के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। सेकेंड इज कॉल्ड ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी किसे कहते हैं? नाम ही है ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक मुद्रा। क्या कहा जाता है इसे? वैकल्पिक मुद्रा। वैकल्पिक मुद्रा मीन्स कि इट इज दैट मनी विच इज ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल बट हैज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट। सी द डेफिनेशन विच इज ऑन द स्क्रीन, गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट कि इसे एक्सेप्टेड तो किया जाता है, हम लोग एक्सेप्ट लेते भी देते भी, मतलब हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, इस तरह की मुद्रा। बट देयर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट। लेकिन इसमें क्या है कि इसके पीछे कोई कानूनी रूप से कोई ताकत नहीं दिया जाता है, कोई अप्रूवल नहीं दिया जाता है। मतलब ये इस मुद्रा को कानूनी रूप से जारी नहीं किया जाता है, अर्थात जो हमारी सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई इस मुद्रा को जारी नहीं कर सकती है। नो वन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मनी। और दूसरी बात है कि इस टाइप के मनी को किसी पे दबाव नहीं, प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि यू विल हैव टू टेक, कि आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही ये नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये हमारे देश की लीगल टेंडर मनी नहीं है या हमारे देश की आरबीआई के द्वारा जारी की गई मुद्राएं नहीं है, इसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं डाला गया है। तो दिस टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड, जैसे आप देख सकते हैं चेक्स हैं, हुंडीज हैं एंड बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, इसको विनिमय पत्र कहा जाता है। तो चेक है या हुंडी है, ये एक प्रकार का क्या है, एक मनी के रूप में काम करता है। इट एक्ट्स in the form of money, but really it is not money, it is not legal tender money, it is money but it is optional money on the behalf of money, whatever instrument is in practices। इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का मतलब होता है कि अगर मनी हमारे पास नहीं है फिर भी मनी के बदले वो अगर काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल मनी। और चेक्स भी एक प्रकार का, मान लो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास फिलहाल अभी मनी नहीं है, मेरे पास बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं है और वो 10 दिन बाद मेरे पास डिपॉजिट आने वाला है। बड़ी सिंपल तरीके से 10 दिन बाद मेरे पास पैसा आने वाला है, फिलहाल अभी के वक्त में पैसा मेरे पास नहीं है, पर चेक है। और चेक अपने आप में तब तक मनी नहीं है जब तक कि दैट इज नॉट बैक्ड बाय मनी। लेकिन हाँ 10 दिन के बाद मेरे के मनी आ जाएगा तो हम आपसे निगोशिएट करते हैं कि भाई मेरे से चेक ले लो, और 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद आप इसको इन कैश करा लेना बैंक से। तो ऐसे कंडीशंस में, मतलब इन दिस कंडीशन वी कैन इश्यू चेक्स टू समवन एंड दैट पर्सन विल विथड्रॉ मनी आफ्टर 15 days। तो इन दिस या ऑन दिस पॉइंट, at this time money yani check has done the work of money, it has performed the role of money, it is not issued by the RBI, it is not the legal tender money, but it worked as a type of money, that's why this type of money is called optional money। Next,
अब देखेंगे यहाँ पे क्या जे जॉन मेनार्ड केन्स का मानना है। केन्स का केन्सियन थ्योरी क्या कहता है कि एक्चुअल मनी को जेन केन्स एक्चुअल मनी अंडर टू हेड्स, इस मनी को दो नामों से बताया गया है कि जो एक्चुअल मनी है वो एक कमोडिटी मनी हो गया, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव मनी हो गया। तो देखिए बड़े आसानी से, बड़ा बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको कि ये है क्या। ये जो कमोडिटी मनी इज मेड ऑफ मेटल एंड इट्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहां पे आपको ये समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं, क्या दोनों में क्या अंतर है। तो हर चीज के दो वैल्यू होते हैं, मेरे भी दो वैल्यू हैं, हर इंसान के अंदर दो वैल्यू है, हर चीज के अंदर दो वैल्यू होता है। नाउ वी सी द इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ मनी या ऑफ कमोडिटी मनी। अब एक मिनट के लिए मान लो कि अगर फेस वैल्यू और उसमें क्या अंतर होता है। मान लो कि अगर आप 1 बॉटल वाटर खरीदते हैं, आप ऐसे समझ पाएंगे इसको। तो 1 बॉटल वाटर का कीमत प्राइस अगर 20 रुपीज है, कितना है 20 रुपीज, ठीक है। ये 20 रुपए का आपने एक बोतल पानी ले लिया, मतलब उसकी कीमत कितना है 20 रुपया है, 20 रुपीज। यू गेट अ बॉटल ऑफ वाटर बाय पेइंग ओनली 20 रुपीज। मीन्स एक बोतल पानी का प्राइस कितना है, वो 20 रुपया, मतलब इसका वैल्यू 20 रुपया के बराबर है। और दूसरी है ये आप इसका आप फेस वैल्यू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, फेस वैल्यू। लेकिन इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कई गुना ज्यादा हो सकता है, कई गुना। लेकिन ये क्या करता है, आपके थर्स्ट को क्वेंच करता है, बुझाता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब कि उस वाटर के अंदर जो क्वालिटी होता है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो कितना हमें सेटिस्फाई कर पाया, कितना हमारी यूनिट्स को, कितना हमें वो सेटिस्फाई कर पाता है। तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में ये अंतर होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू लाइज इन मनी के रूप में आते हैं हम लोग, मनी के रूप में। तो एक तो मान लो कि 10 रुपए के नोट पे 10 रुपया का डिजिट लिखा हुआ है, मनी का फेस वैल्यू हो गया। ये बड़ी छोटी इकाई है। 10 रुपए का नोट आज के डेट में बड़ा छोटा नोट माना जाता है। शायद आप इससे मार्केट में बहुत कम चीज खरीद पाते हैं। मोटे तौर पे आप अगर मार्केट में एक समोसा भी लाने जाते हैं तो आज के डेट में हो सकता है 10 रुपीज में कहीं मिल जाए और कहीं नहीं भी मिले। हाँ, लेकिन कुछ चीज मिल सकता है। तो ये 10 रुपीज जो है वो फेस वैल्यू होता है मनी का। और इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन यही 10 रुपए का नोट अगर आप 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले अगर इसी 10 रुपीज नोट से आप बहुत सारा चीज, आइटम्स आप खरीद सकते थे। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ी अच्छी पॉइंट है, इसको जानना है, इस टर्मिनोलॉजी को जानना है कि मनी हैज टू वैल्यूज। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी में हम लोग देखें कि मनी के भी दो वैल्यू होते हैं। तो जो प्राइस मनी के नोट के ऊपर में लिखा होता है वो फेस वैल्यू होता है, और उस मनी से जितने उसके अंदर परचेजिंग पावर है, क्या हम खरीद सकते हैं, कितना सारा चीज खरीद सकते हैं, ये मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू माना जाता है। तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में ये दोनों में क्या है, ये अंतर होता है। तो आज के रेट में भी देखेंगे कि हमारा जो नोट के फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में अप डाउन फ्लक्चुएशंस दिखाई देगा। समटाइम्स यू बाय अ cabbage from the market by paying 10 rupees, and on the other day if you go to market and you buy a cabbage by paying 20 rupees,
दिस डिफरेंस बिटवीन द 20 रुपीज एंड 10 रुपीज, क्या इसमें क्या बदला? नोट के ऊपर में कुछ नहीं बदला, नोट के पैसे के परचेजिंग पावर के रूप में, मतलब कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन बाय व्हेन यू पे 20 रुपीज टू बाय टू गेट अ cabbage. On the one day you have paid only 10 rupees to buy a cabbage, but on the other hand you have to pay 20 rupees, or on the third day you have to pay 50 rupees to buy a cabbage. There is no changes on the face value of note, on the face value of money, but the changes has been seen in the internal value of money, in the intrinsic value of money, and this is the real value of money. Intrinsic value जो मनी का होता है वही इंट्रिंसिक, वही उसका होता है। तो मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि एक गोभी का दाम 10 रुपया और एक गोभी का दाम 20 रुपया। ऐसे में अभी हमको 2 10 का नोट देना पड़ रहा है, मतलब कि मुद्रा के मनी के फेस वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू में चेंजेस हुआ और एक के बदले हमको 2 देना पड़ रहा है। इन द सेम मैनर यहाँ पे ये देखना है कि एक टाइम था कि नोट वाज मेड ऑफ सर्टेन मेटल, कुछ मेटल के बने होते थे, सच लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। इट्स एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, और ऐसे में उनके एक्चुअल वैल्यू भी यही होते थे और उनके फेस वैल्यू भी यही होते थे। जैसे गोल्ड का जो दिखता है वही उसका वैल्यू है, वो वैल्यू डिफर नहीं करता था। तो कमोडिटी मार्क मनी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फुल बोर्डेड, full फुल बॉडी मनी मीन्स कि जो कमोडिटी मनी होता था वो सोने का होता था, सिल्वर का होता था, तो जो उसकी फेस वैल्यू होता था वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, उसके वैल्यू में डिफरेंसेस नहीं होता था। इट इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, मतलब कि व्हेन द मनी वाज मेड ऑफ स्टैंडर्ड मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, तो अभी फिलहाल जो आपका नोट है हमने ऑलरेडी बताया कि फंक्शंस ऑफ मनी में कि मनी क्या करता है, मीडियम का काम करता है, एक्सचेंज का काम करता है, लेकिन जो गोल्ड होता है वो मीडियम का काम नहीं करता बल्कि वी कैन स्टोर देम। वो आज अगर स्टोर भी करेंगे तो आने वाले 20 साल के बाद भी उस मनी का उतनी ही वैल्यू होगा उस डेट में जितनी कि पहले के तुलना में है। लेकिन जो अभी जो मनी है हमारा जो बना हुआ है, जो आगे हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले कमोडिटी मनी के ऊपर में जान लेते हैं कि कमोडिटी मनी क्या होता है। जो प्रीशियस मेटल्स का बना होता है, गोल्ड का होता है या सिल्वर का होता है। नाउ इट इज नॉट इन एक्सिस्टेंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, आज भारत में भी नहीं है, दुनिया में इस तरह की मनी का एग्जिस्टेंस लगभग समाप्त है। हो सकता है किसी देश में कहीं हो, लेकिन फिलहाल अभी दुनिया में लगभग किसी देश में मनी के रूप में गोल्ड मनी नहीं है या सिल्वर का कोई सिक्के या उस तरह का वो नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मनी। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी, इसको देखना है तो मोटे तौर पे आप कमोडिटी मनी के ऊपर में बड़े अच्छे से जान गए कि कमोडिटी मनी का मतलब होता है द मनी विच इज मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, इट्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड इट डजंट मैटर दैट इफ यू कीप योर मनी इन योर बॉक्स, इन योर लॉकर, इन योर स्टोर, your money will not be depreciated after 20 years or 30 years. आफ्टर 20 ईयर्स और जिसके पास अभी सोने के सिक्के हैं उनका जो वो वैल्यू था वो आज भी वैल्यू है। तो ये कमोडिटी मनी का की विशेषता थी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मनी। देखिए रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है। It is that money which is in the circulation and serves as the medium of exchange, but purchasing power cannot be stored in terms of this money. The government
government gives the citizen the facility of converting representative money into commodity money. Representative money is not good medium of shorting purchasing power because it commands little intrinsic value. Paper money is good example for, हाँ very good. अब हम यहाँ पे गौर करेंगे. रिप्रेजेंटेटिव मनी जैसे हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में, मैंने पहले बताया कि हमारा मनी क्या था, कमोडिटी मनी था. तो कमोडिटी मनी के रूप में हम गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, सिल्वर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं करते हैं. अब उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी वो बैक बाय वी कैन गेन बाय पेइंग मनी, वी कैन गेन गोल्ड एंड सिल्वर बाय पेइंग मनी. हम सोना का को प्राप्त कर सकते हैं पैसा दे करके, चांदी को प्राप्त कर सकते हैं पैसा, डायमंड खरीद सकते हैं पैसा दे करके, बट मनी कभी गोल्ड नहीं हो सकता है. आपके सिक्के कभी गोल्ड नहीं हो सकते, आपके नोट कभी गोल्ड नहीं हो सकते. ये ओनली रिप्रेजेंटेटिव होता है. इसलिए आज का जो मनी है, जैसे हमने लीगल टेंडर मनी के ऊपर जिक्र किया कि नोट हो या सिक्के हो, हम इन्हें सिर्फ ट्रांजैक्शन के रूप में ले सकते हैं. लेकिन अब ये कहें कि ये नोट आज हम स्टोर कर लेंगे, फिर 20 साल के बाद इस नोट का वही वैल्यू रहेगा, ऐसा नहीं होता है. शायद आप जानते भी होंगे. आप में से बहुत लोग इस बात समझते होंगे कि आज से 10 साल पहले जिस नोट का जो वैल्यू था, शायद आज वो वैल्यू नहीं है. इसलिए वैल्यू नहीं है कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मनी है. इनकी इंट्रिंसिक पावर फ्लक्चुएट करेगा, इनकी मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से. ईच एंड एवरी डे मनी, द प्राइस ऑफ मनी depreciate means fluctuate. You will find the manipulation of the value of money in the market in representative money. But if you store coin of silver or gold, it will bridge up the gap. ये वो क्या करेगा, गैप को, यानी 10 साल के बाद इस मनी को आप मार्केट में ले जाओगे, इस सोने के सिक्के को ले जाओगे. या लोग खरीदते भी हैं, दीपावली में जनरली खरीदते हैं, सोने के सिक्के भी लोग खरीदते हैं, सिल्वर के सिक्के भी खरीदते हैं. तो वो इसलिए खरीद करके स्टॉक करते हैं कि उनको पता है कि आफ्टर 5 इयर्स भी इनके वैल्यू इस तरह के रहेंगे. मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ दिस मेटालिक गोल्ड मनी. बट आवर करेंसी 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का हमारे देश में अब आ गया है, 10 रुपए का सिक्का आ गया, 5 का सिक्का है. और जो नोट है, चाहे 2000 के नोट है या 500 के नोट है, आप इनको स्टोर नहीं कर सकते. इन नोट्स की जो औकात है, मतलब कि इन नोट्स की जो भूमिका है, इन नोट्स की जो वैल्यू है, ओनली दे आर जस्ट लाइक एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, दे आर ओनली द रिप्रेजेंटेटिव. वो सिर्फ नोट का प्रतिनिधित्व करते हैं, रियल में वो है नहीं, रियली में वो उतना पावरफुल नहीं है. इसलिए इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है. पेपर इज गुड एग्जांपल फॉर रिप्रेजेंटेटिव मनी. अब देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव मनी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 हेड्स. अब रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, तो एक मोटे तौर पे आप समझ गए कि आपके देश में जो 100 के नोट चल रहे हैं, 200 के नोट चल रहे हैं, 500 के नोट चल रहे हैं, ये कमोडिटी करेंसी बिल्कुल नहीं है, ये कमोडिटी मनी बिल्कुल नहीं है. सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन्हें कमोडिटी मनी कहा जाता है. ये तो रिप्रेजेंटेटिव मनी है. उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू लगभग एक होता है, जो लिखा रहता है वही वैल्यू बरकरार रह जाता है. पर ये जो नोट होते हैं, इनके वैल्यू डेप्रिशिएट करता है ड्यूरेशन में. तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी. हाँ, बहुत अच्छा है. और दूसरा है इनकन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी. मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव मनी को भी 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 भाग में हम देख सकते, पढ़ सकते हैं. पहला है कन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी. बाय कन्वर्टिबल पेपर मनी वी मीन दैट पेपर मनी विच द इशूइंग अथॉरिटी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट इनटू कमोडिटी मनी. ध्यान देंगे, हमने कहा, बताया पिछले पॉइंट में कि
रिप्रेजेंटेटिव मनी का काम होता है कि मनी को रिप्रेजेंट करता है, बट वो रियल मनी है नहीं। वो तो अथॉरिटी के द्वारा उसमें पावर दिया जाता है, लीगल टेंडर मनी बना दिया जाता है, क्योंकि वो कागजी मुद्रा रहता है, पेपर मनी होता है। पर पेपर मनी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी। मींस की पेपर मनी को आप रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कह सकते हैं। यह क्या है कि बाय कन्वर्टेबल पेपर मनी वी मीन दैट पेपर मनी which is using authority in under an obligation to convert into commodity money। मतलब जब रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक अगर हमारे पेपर मनी से कमोडिटी मनी को कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर में तैयार हो जाता है, तो इसे तब हम क्या करते हैं, अपने पास पेपर रखते हैं, और जब कभी पेपर लेकर के जाते हैं और आरबीआई यानी मॉनेटरी अथॉरिटी अगर हमें उसके बराबर का गोल्ड दे दे, उसके बराबर का सिल्वर का सिक्का दे दे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर मनी। मींस की कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव और कन्वर्टेबल पेपर मनी। तब चूंकि वो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस मनी में, तो कमोडिटी मनी में। कमोडिटी मनी क्या होता है, गोल्ड का बना होता है, सिक्के का गोल्ड का, या फिर वो सिल्वर का बना होता है। तो जब आरबीआई यानी हमारे देश की जो, या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक मतलब कि मॉनेटरी अथॉरिटी अगर ये तैयार हो जाए कि नहीं नहीं, इफ समवन कम्स टू मी एंड ही सीक्स और रिक्वायर्स रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी मनी, वी आर रेडी टू give them commodity money by paying representative money। मतलब कि हम, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और अगर ये कहे कि मुझे कमोडिटी मनी चाहिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव मनी के साथ वो एक्सचेंज कर करके उसको हम दे सकते हैं। मतलब अगर ये मिल जाए तो दिस वेरी मनी इज कॉल्ड कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी। अब एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लो। मान लो कि हम लोग के पास, मेरे पास 1 लाख रुपया है, रुपया कैश है, मतलब कि कागजी मुद्रा है, और अगर मेरे पास 1 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 2 करोड़ है, और एक हम सब लोग मिलकर के अगर जाते हैं और रिजर्व बैंक के पास जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इतना के बराबर का गोल्ड दे दीजिए या सिल्वर का सिक्का दे दीजिए, और आरबीआई कहता है कि यस वी आर रेडी टू एक्सचेंज, हम तैयार हैं, हम आपको दे देते हैं, और वो हमें 1 लाख का गोल्ड का सिक्का दे दे, सिल्वर का सिक्का दे दे, 1 करोड़ का दे दे, 2 करोड़ का बाकी लोग को दे दे। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव मनी था, मतलब कि हमारे जो 1 लाख रुपए थे, ये कन्वर्टेबल हो गया किसमें, गोल्ड में या सिल्वर में। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वेरी मनी मींस कि दिस वेरी पेपर मनी मींस कि दिस वेरी रिप्रेजेंटेटिव मनी इज कन्वर्टेबल टू कमोडिटी मनी। मतलब हमारी जो मुद्रा है, जो नोट है, जो रिप्रेजेंटेटिव मनी है, हम इससे जो आपका कमोडिटी मनी है, गोल्ड है, हम इसको गेन कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी। नेक्स्ट है इनकन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव और पेपर मनी। नाम है, देखिए नाम है इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल का मतलब जिससे बदला नहीं जा सकता, जिससे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सिंपल लाइन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुपया है, अगर हम अगले दिन फिर 1 लाख रुपया लेकर के आरबीआई के पास जाते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतना का गोल्ड चाहिए, मुझे इतना का सिल्वर चाहिए, सिल्वर के सिक्के चाहिए, बट वो हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं भाई, हम आपको नहीं दे सकते इतना का, हम आपको ये नहीं दे सकते हैं। इसलिए तब ये क्या बन जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव मनी जो होता है वो इनकन्वर्टेबल बन जाता है। कौन सा मनी बन जाएगा, इनकन्वर्टेबल करेंसी बन जाता है। इट इज दैट टाइप ऑफ मनी विच इज इश्यूइंग अथॉरिटी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। मतलब कि जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, मतलब कि देश की जो रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक के पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो ऑब्लिगेशन में नहीं है, वो कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि वो इतने के बराबर आपको नोट, मतलब कि इतने के बराबर आपको गोल्ड दे देगा या फिर सिल्वर का सिक्के दे देंगे। मतलब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिल्वर के सिक्के और गोल्ड के सिक्के को
क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी कहा जाता है या फिर कमोडिटी मनी कहा जाता है। तो सिक्के जो भी मेटल बने हैं, अच्छे उत्तम किस्म के जो मेटल बनते हैं उनको हम कमोडिटी मनी कहा जाता है, मेटल का होता है। और जो मनी कागजी मनी है या निकेल का बना हुआ है, इस मनी को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर दो सबटाइटल देखे हमने, एक कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव मनी देखे, दूसरा इनकन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव। कन्वर्टेबल का मतलब जो इनमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इनकन्वर्टेबल का मतलब जो इनकन्वर्ट किया जा मतलब कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। किसमें, तो मेटल मनी में, मतलब कि वो किसमें, तो कमोडिटी मनी में। तो क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब कुछ और भी टाइप के मनी होते हैं जिनको आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है यूजुअली, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी में, यूपीएससी में, बैंकिंग के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, एमबीए के सवाल, इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं सवाल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई ऑल योर क्यूरियोसिटी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड द अदर्स मनी इज टोकन मनी। व्हाट इज टोकन मनी? टोकन मनी इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्मॉलर पेमेंट। टोकन मनी के बारे में कहा जाता है कि छोटे छोटे स्मॉल पेमेंट के लिए टोकन मनी का यूज किया जाता है। आप सुनते हैं कभी कभी कोई प्लॉट खरीदता है या कुछ फ्लैट खरीदता है तो टोकन मनी के रूप में कुछ दिया जाता है, टोकन मनी के रूप में। तो इट सर्व्स एज अ सब्सिडियरी फॉर स्टैंडर्ड मनी। इट इज जनरली मेड ऑफ इंफीरियर मेटल सच एज कॉपर और निकल। यानी जो, जैसे मान लो कि अगर आप कोई बड़े पेमेंट के लिए आप ₹1 का सिक्का तो पे नहीं करते, कार खरीदने जाते हैं तो ₹2 का सिक्का लेकर के नहीं जाते, सिक्के आज ₹5 के सिक्के लेकर के जाते। ये जो सिक्के हैं वो, इनका क्या रोल है इकोनॉमी में? छोटे छोटे सिक्के का क्या रोल है? लोग आम लेन देन में भी तो, ट्रांजेक्शन में किसी को सिक्के के रूप में तो देता नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि स्मॉलर पेमेंट के रूप में वो होता है। अगर कोई बोल दे ना कि ₹205 हुआ इसका बिल, कितना हुआ, इस कोई चीज आइटम्स आप मार्केट से लेते हैं और इसका बिल बनता है कितना, ₹205, तो ₹200 का नोट देते हैं और ₹5 का छोटा सिक्का देते हैं, मतलब टोकन मनी के रूप में वो काम कर देता है। और ये जो टोकन मनी है वो गोल्ड का बना हुआ नहीं रहता। अगर वो गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ रहेगा तो उसको किस मनी के रूप में मानेंगे हम लोग? मेटलिक मनी के रूप में मानेंगे। पर ये मेटल का नहीं होता है, तो कमोडिटी मनी के रूप में मानेंगे। मेटल ये भी है, पर ये कमोडिटी मनी नहीं है। कमोडिटी मनी तो वो है जो गोल्ड या सिल्वर का बना होता है, पर ये मेटल का बना होता है। मेटल का मतलब क्या, निकल का बना होता है, जो इंफीरियर मेटल होता है। मतलब कि इसके वैल्यू, इस वैल्यू पर इंट्रिंसिक और वो दोनों में फर्क है। तो मान लो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप निकेल के बहुत सारे सिक्के रखे हुए तो 20 साल के बाद, या कॉपर के सिक्के रखे हुए तो 20 साल के बाद आपके ये प्राइस उतना ही रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होता है। बट गोल्ड में तो ऐसा होता है यार, गोल्ड आप रखते हो तो उसका रिटर्न 10 साल बाद भी मिलता है, 20 साल बाद भी, सिल्वर का भी मिलता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे सिक्के को क्या कहते हैं हम लोग, टोकन मनी कहते हैं। यानी ये जनरली स्मॉलर पेमेंट के लिए होता है। इट सर्व्स एज सब्सिडियरी फॉर, यानी सब्सिडियरी का मतलब होता है कि ₹100, ₹1000 के नोट है, 2000 के नोट है, इसके बीच में कहीं अगर आ गया कि ₹690 और 50 पैसा अगर देना हो, या ₹690 या 90 + ₹2 और यानी ₹692 देना हो, तो ₹90 दे सकते हैं। मतलब कि एक 50 का नोट दे दिए, 20 का नोट दे दिए और ₹2 का अलग से सिक्का उसमें सब्सिडी के रूप में दे दिए। इसे टोकन मनी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है फिएट मनी। तो यहाँ पे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ गए टोकन मनी के रूप में। टोकन मनी को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा। द नेक्स्ट इज फिएट मनी। इट इज ओनली अ वेराइटी ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। क्या होता है? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी होता है। फिएट मनी इज इश्यूड जनरली एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस। देखिए इसमें भी एक जनरल नॉलेज है,
सारे एग्जाम के लिए जरूरी जानना। फिएट मनी किसे कहते हैं? फिएट कार तो सुने आप लोग, एक ब्रांड था कार का, अभी वो शायद नहीं है, बहुत पहले फिएट गाड़ी बड़ा वैल्यू हुआ करता था। दो ही गाड़ियां थी इंडिया में मेनली, एक फिएट और दूसरा एम्बेसडर, और आज फिर उसके बाद मारुति कार हमारे देश में आया, और अभी तो खैर बहुत सारे अनगिनत ब्रांड हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गया है, वर्क कर रहा है। तो ये उसी से अलग चीज है। लेकिन ये फिएट मनी क्या है? तो फिएट मनी एक चीज दिमाग में रखना है, इसको हिंदी में कहते हैं आदेश मुद्रा। क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा या प्रतिष्ठ मुद्रा कहा जाता है, यानी आदेश के ऊपर में होता है। तो इस मनी में क्या है कि ये पूरी तरह से इनकन्वर्टेबल करेंसी होता है, मनी होता है, मतलब कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्टेबल नहीं है ये। फिएट मनी इज इश्यूड जनरली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। और दूसरी चीज है, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि कन्वर्टेबल नहीं, मतलब कि फिएट मनी जब आपके देश में है, किसी देश में है, हमारे देश में है, तो हम उस मनी से गोल्ड नहीं ले सकते हैं, सिल्वर नहीं ले सकते। वो मॉनेटरी अथॉरिटी आपको अलाउ नहीं करेगा, वो सिल्वर और गोल्ड नहीं देगा, क्योंकि आपकी मनी क्या है? वो फिएट मनी, आदेश मुद्रा है। और यह मनी जनरली कब इश्यू किया जाता है? तो जनरली क्राइसिस के समय में इश्यू किया जाता है। मान लो वार टाइम हो गया देश के अंदर, या किसी तरह का डिजास्टर हो गया, तो उस डिजास्टर के दौरान में या वार टाइम में, किसी भी इमरजेंसी के हालात में दिस टाइप ऑफ मनी इज इश्यूड। इसलिए इस मनी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नाम ये होता है फिएट मनी, जस्ट नोन एज द इमरजेंसी करेंसी। मतलब इसको आपातकालीन आकस्मिक मुद्रा के रूप में भी हम जानते हैं। मतलब अगर पूछे कि इमरजेंसी करेंसी क्या होता है, इमरजेंसी मनी क्या होता है, किस मनी को कहते हैं, तो फिएट मनी को इमरजेंसी मनी कहा जाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुआ? दैट इज व्हाई इट समटाइम्स रेफर्ड एज द इमरजेंसी करेंसी, यहां पे दिया हुआ है। इसलिए आपसे अगर पूछेगा इंटरव्यू में या एग्जाम में, रिटन में, मेंस में, पीटी में, कहीं भी, तो आपसे पूछेगा कि चलो इमरजेंसी करेंसी के रूप में कौन सी मुद्रा जानी जाती है? क्या लीगल टेंडर मनी इमरजेंसी करेंसी है? क्या ऑप्शनल मनी लीगल इमरजेंसी करेंसी है? क्या कमोडिटी मनी, या क्या? तो हम बोलेंगे क्या कि फिएट मनी को हम इमरजेंसी करेंसी के रूप में जानते हैं, मानते हैं। फिएट मनी इज नोन एज इमरजेंसी करेंसी।